यहाँ पे जैसे आपने लिखा ना सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 100, तो फिर हम लोग जैसे ये तो फिर -2 -4 नहीं आएगा क्या इसमें? इवन नंबर्स लिखा चुके हम लोग। एक्चुअल में देखो, नियम से तो इवन नंबर सही कह रहे हो आप कि मतलब वो नेगेटिव में भी डिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है। बट हम लोग जब ऐसे जनरल मीन करते हैं कि मतलब सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 100 हम कह रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग 0 से बड़ा ही इसको मीन करते हैं, ठीक है। या आप चलो कह रहे हो तो मैं इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ, इसको अपन लेस देन में ना रखें। ऑल सेट पॉजिटिव ऑफ इवन ऑल नंबर। इवन नंबर्स, हाँ इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। अब अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको? हाँ सर, और जैसे हम लोग इसमें भी शुरू 2 से करेगा और हम लोग खत्म 100 पे करेगा कि 98 पे? नहीं, जब बिटवीन बोला हुआ तो मतलब आप 0 और 100 को नहीं ले सकते, 98 पे खत्म कर दोगे, ठीक है। लेस देन होने से भी 98? हाँ, लेस देन होने से भी 98। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो मैं आजकल क्लास फिर स्टार्ट करता हूँ ऑफिशियली, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन अपन ने स्क्रीन पे लिखा है अभी, फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट का डिस्क्रिप्शन जरा आप लोग मेरे साथ साथ स्क्रीन पे देखो, मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इफ अ सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट का डिस्क्रिप्शन अगर ऐसा है जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आएगा वो अगर सपोज करो कि काउंटेबल आएगा, ठीक है। और काउंटेबल आएगा इन द सेंस कि बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, 5 10 15 20 50। उसका जो काउंटिंग है वो 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। दो अपन ने एग्जांपल लिया है, एक है कि ए सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स में मतलब पहले उसको लिया करते थे हम लोग प्लूटो को, अब प्लूटो को हटा दिए, तो टोटल पहले जो है वो 9 प्लैनेट होता था शायद, अब लेकिन शायद 8 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर बी एग्जांपल अपन ने लिया है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। इसका मतलब हो गया कि 0 से लेके 100 के बीच में जितना भी इवन नंबर है, यानी कि 2 से बिगिन करके और 98 तक, वो सारा का सारा सेट बी का पार्ट होगा। तो ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर में जो सेट बनेगा उसके अंदर में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, फाइनाइट सेट। क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ऑल राइट, अब नंबर 4 में लिखो सब लोग, इन फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के अंदर में लिखूं अ सेट which has uncountable number of elements is called infinite set। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप लोग लिखो, नंबर 1 कैपिटल ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नंबर 2 b equal to set of all the stars in the sky। देखो एक बार सब लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो, ठीक है, और मैं 5-10 सेकेंड वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना मेरे को अपने तरफ से कोई एग्जांपल दो 2-3 इनफाइनाइट सेट का। So set of all integers। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यस बेटा, गुड। और सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सेट ऑफ होल नंबर्स बोल लो या सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल लो, ये टाइप का कोई भी सेट जिसके अंदर में हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाए। एक एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं स्टूडेंट लोग को बताता हूँ, नंबर ऑफ
हेयर्स इन योर हेड, आपके माथे पे कितना बाल है उसको भी काउंट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट है। आप लोगों को फीलिंग आया कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है? हाँ सर आ गया। ओके ऑलराइट, तो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखो डेफिनेशन, ये होगा 5 नंबर। इस बार हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसमें लिखो टू सेट्स आर said to be equivalent if they have same cardinal number. If they have same cardinal number. अच्छा, लास्ट क्लास से कार्डिनल नंबर याद है सारे स्टूडेंट्स को? क्या था कार्डिनल नंबर? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, क्या था Number मेरे को रिकॉल करा दो। Number of elements in a set. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस वेरी गुड। तो एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो सपोज करो कि कैपिटल ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है, और कैपिटल बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ पहला 5 इवन नंबर 2 4 6 8 10, ओके। तो यहाँ पे सब लोग मेरे को बताओ कार्डिनल ए कितना होगा? 5. वेरी गुड 5, और कार्डिनल बी में कितना होगा बेटा? 5, ओके। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस कार्डिनल ए इज इक्वल टू कार्डिनल बी, देयरफॉर ए एंड बी आर व्हाट? दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। वेरी गुड, इक्विवेलेंट सेट्स। सब लोग इसको कॉपी कर लो, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इस डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें सब लोग। सर एक सेकेंड। नंबर, हाँ श्योर। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखो आप लोग नंबर 6। इस बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इसमें लिखो कि इफ टू सेट्स हैव exactly same elements, then the sets are said to be equal, ठीक है। सब लोग एक बार स्क्रीन की तरफ देखो। मान लो कि मैं कैपिटल ए इक्वल टू बोलूं इवन नंबर लेस देन 5, ठीक है। कोई बता सकते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा? 2 and 4. 2 and 4. 2 and 4, गुड। और बी इक्वल टू अगर मैं बोलूं इवन नंबर लेस देन 6, तो इसमें भी क्या आएगा? 2 and 4. 2 and 4। अब देखो ए का डिस्क्रिप्शन वैसे देखने में क्या है कि अलग है, ए अलग दिख रहा है मेरे को और बी अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी सिंस ए के अंदर में और बी के अंदर में आप देखेंगे कि एलिमेंट्स तो यार सेम, इसमें भी 2,4 और इसमें भी क्या है 2,4। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। स्टूडेंट लोग जनरली इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान से आप लोग स्क्रीन की तरफ देखो, ठीक है। आप लोग को 2 डेफिनेशन साथ में दिख रहा होगा, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में बेटा आप लोग देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट सेट में क्या बोला जा रहा है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर।
अब सेम कार्डिनल नंबर का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट जो टोटल काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों सेट में सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स खुद में अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि कैपिटल ए के अंदर में अपने पास में क्या है, वावल्स है, ए ई आई ओ यू, और कैपिटल बी के अंदर में अपने पास में क्या है, इवन नंबर्स। तो अपन ने देखा कि ए और बी के अंदर में अगर मैं काउंट करूं तो ए में भी 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं एलिमेंट को एलिमेंट से कंपेयर करूंगा तो सारा एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? रिस्पॉन्ड करो सब लोग। डिफरेंट। डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से ही हम बोल रहे हैं कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट नहीं है, वो लोग कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। ओके, और इक्वल सेट होने का मतलब होता है कि एक तो कार्डिनल नंबर सेम होना ही चाहिए ऑब्वियसली, और एलिमेंट आफ्टर एलिमेंट सारा का सारा एलिमेंट भी एग्जैक्टली देखने में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब सर मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप लोग ट्रू एंड फॉल्स बताना। हाँ ग्रंथ, कोई डाउट है आपको? हाँ, एक चीज पूछना था सर, क्या हाँ हम बताओ। लोग इक्विवेलेंस सेट्स में दो इनफाइनाइट सेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं? अगर आप एकदम श्योर हैं कि इन्फिनिटी तक जाने के बावजूद भी उनका एलिमेंट्स एग्जैक्टली मतलब क्या है कि सेम, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा यार इनफाइनाइट सेट को इंक्लूड करना। मतलब एक्चुअल में क्या है कि कार्डिनल नंबर फिर कैसे कंपेयर करोगे अगर इनफाइनाइट सेट ले लेते हो तो? अगर सर इनफाइनाइट सेट हम लोग ऐसे ले ले कि क्या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 0, और फिर दूसरा b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। देखो कहने पे तो वो क्या है कि दोनों का दोनों अपने को दिखेगा कि हाँ इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट का ना एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, जिसका थोड़ा बहुत क्या है कि अपने को दिख रहा है कि हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। कि जैसे अपने इसमें क्लियरली डेफिनेशन में क्या बोले हैं वो देखो कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। अब यदि आपका सेट बेटा इनफाइनाइट सेट है तो उस केस में कार्डिनल नंबर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार्डिनल नंबर उस केस में क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा दोनों का, और इन्फिनिटी एक्चुअली क्या है कि कोई नंबर नहीं है अपने आप। जनरली वैसे क्या है कि फीलिंग के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है, हाँ, लेकिन बाय डेफिनेशन वी विल नॉट टेल कि दे आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग उसको नहीं ले क्या? नहीं, हम लोग एग्जाम्पल बताओ तो उसको नहीं ले। कभी अगर ऐसा सवाल आ गया तो वहां पे तो फिर क्या है कि अपन फीलिंग के हिसाब से बोल देंगे कि चलो ठीक है ये इक्विवेलेंट है, लेकिन इन जनरल हम लोग को इक्विवेलेंट उसको लेना नहीं चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हाँ और सर। किसी को डाउट है कुछ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करो, है सर, डाउट है और कुछ? नहीं है सर। नहीं नहीं, सर। ओके। तो मैं एक नो बार और यहाँ सर। पे दिखा देता हूँ आपको इक्विवेलेंट मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि कार्डिनल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों सेट का इक्वल होना चाहिए, और इक्वल सेट का मतलब है कि कार्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए, और साथ में एलिमेंट बाय एलिमेंट सारा एलिमेंट एक दूसरे से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब ये दोनों बात कह लेने के बाद में मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, आप बताना मेरे को कि वो ट्रू होगा या वो फॉल्स हो। ऑलराइट, द स्टेटमेंट इज कि every equal set is also equivalent set. True या false? True. 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 Very good. And every equivalent set is also equal set. False. false, False. 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 Very good. इक्विवेलेंट होने के लिए खाली कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, और इक्वल होने के लिए कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट सबका क्वालिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ। Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोग लिखिए, नंबर 7। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको स्टार मार्क करो। मतलब यहां से क्या है कि सेट थ्योरी के अंदर में लॉजिक थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 7 नंबर पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में लिखूं a set which contains all the elements of
all the sets mentioned in a particular situation, mentioned in a particular situation is called universal set. ठीक है, इसको एक बार लिख लो, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अच्छे से। लिखना हो गया सबका? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा सा स्क्रीन पर देखो। सपोज करो किसी एक सिचुएशन में कैपिटल ए इक्वल टू मेरे को दिया हुआ 1,3,5, ओके, एंड कैपिटल बी इक्वल टू मेरे को दिया हुआ 2,4,6। मतलब हम कोई ऐसे रैंडमली इमेजिन करो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर में जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन टू सेट्स। वन ऑफ देम इज कैपिटल ए इक्वल टू 1,3,5 एंड अनदर वन इज कैपिटल बी इज इक्वल टू 2,4,6। ओके, तो इस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट का अंडरस्टैंडिंग होगा अ न्यू सेट यू, जिसके अंदर में आप देखेंगे कि कैपिटल ए का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए और कैपिटल बी का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यू के अंदर में 1 2 3 4 5 6 ये सारा होना चाहिए। तो इस यू को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सपोज करो कि इसी क्वेश्चन के अंदर में कोई और एक सेट इन्वॉल्व रहता, मान लो कि सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये भी इन्वॉल्व रहता सपोज करो किसी कारण से। ठीक है, मतलब अब सवाल देने वाले पे डिपेंड करेगा कि उसने एक क्वेश्चन में कौन से सेट को यूज किया है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो सपोज करो कि उसी क्वेश्चन में अगर सी भी होता तो यूनिवर्सल सेट बोलने के लिए फिर यहाँ पे मेरे को इस यू के अंदर का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होता और मैं इसमें इंक्लूड कर लेता किसको, तो ए ई आई ओ यू। और ये सब इंक्लूड करके जो एक ग्रेट ग्रैंड सेट यहाँ पे बनता, इसको मैं बोलता कि दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो मैं यूनिवर्सल सेट को ऐसे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी एक सवाल के अंदर में हो सकता है कि कभी 2 सेट दिया हुआ हो, कभी 3 सेट दिया हुआ हो, कभी 4 सेट दिया हुआ हो, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन उन सेट के अंदर में क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है ये चीज भी वेरी करे। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट का मीनिंग होगा कि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व जितना भी सेट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व जितना भी सेट है उन सारे सेट के सारे एलिमेंट को लेके अगर मैं एक सिंगल सेट बनाऊं तो वो जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। इट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनरी कंसेप्ट जिसका कोई फिक्स वैल्यू वगैरह नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में जो गिवन सेट्स होगा वो अलग अलग होगा और यूनिवर्सल सेट हमेशा उन सारे गिवन सेट्स को मिला के जो सबसे बड़ा वाला सेट आएगा उसको बोला जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन जो इन जनरल थॉट ये कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट का वो हर जगह सेम रहेगा। इट इज ऑलवेज द कलेक्शन ऑफ all the elements of all the sets mentioned in a particular situation in a given question। अब बताओ सब लोग, क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज? हाँ सर। Yes, sir. सर थोड़ा पूरा? हाँ बेटा। सर मेरा एक डाउट था सर, अगर यूनिवर्सल सेट में ये तीनों सेट्स का सारा एलिमेंट्स हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो जो किसी भी सेट में नहीं है, तभी भी वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा? हाँ, तभी भी वो यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट इज अ काइंड ऑफ, मान लो कि इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि आप कोई भी 3-4 सेट मेंशन कर दो, ठीक है, और उन सारे को मिला के जो आएगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूँ। आज एक बहुत ही चलो अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि डिस्कशन में आप लोगों से करूं। कैन एनीबॉडी टेल मी समथिंग अबाउट इंफिनिटी? इसका क्या वैल्यू होता है, ये कैसा नंबर है, क्या है ये? तो 1/0। 1/0। ओके, और कोई कंट्रीब्यूट करेगा इस डिस्कशन में कि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? Sir, not defined. नॉट डिफाइंड। ओके, एक आंसर आया नॉट डिफाइंड, एक आंसर आया 1/0। ऑलराइट, और कोई कुछ ऐड करेगा?
सर एंडलेस। एंडलेस, ठीक है। एक आप लोग बता रहे हो एंडलेस, ओके। चलो एक आखिरी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स लोग की तरफ से कि आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकते हैं। कोई ट्राई करेगा? नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट, ठीक है। स्टूडेंट लोग का ट्रायल हो गया, अब वो लोग चाह रहे हैं कि मैं आंसर दे दूं। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो सब लोग। हाँ सर। वेरी हाँ, बिग नंबर। वैल्यू। अब ना बेटा सोचो, ये वेरी बिग वैल्यू, ठीक है, वो भी करेक्ट है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या किसी को ये मालूम है कि इन्फिनिटी का एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा? नहीं सर। नहीं लाइक सर। सपोज करो कि मैं ना एक बहुत बड़ा वाला चार्ट पेपर खरीद लूं, ठीक है, और उसमें सुबह 7 बजे नहा धो के एकदम पूजा वूजा करके मैं बैठ जाऊं और मैं उसमें ना 9 लिखना शुरू कर दूं, 9 और मैं शाम के 7 बजे तक उस पूरे चार्ट पेपर में एकदम छोटा छोटा बहुत सारा 9 में लिख दूं। और फिर मैं एक मैथमेटिशियन के पास जाऊं, मैं बोलूं कि देखिए ये है इन्फिनिटी का वैल्यू, और वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि सर ऐसा कीजिए कि जितना 9 आपने लिखा है उसमें एक +1 कर दीजिए, तो हो गया, आपके नंबर से भी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट हुआ है कि बस मन में मान के चल रहे हैं कि चाहे हम जितना भी बड़ा नंबर इमेजिन कर ले, उससे भी बड़ा नंबर धरती लोक पे एग्जिस्ट करेगा। क्या फीलिंग आ रही है सारे स्टूडेंट्स को? बताओ मेरे को, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो जैसे ये इन्फिनिटी एक फीलिंग के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लाइक हम लोग जानते हैं कि 5 मतलब 1 2 3 4 5, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 फिक्स, तो 6 काउंटिंग करेंगे और वही उसका वैल्यू। तो वैसे इन्फिनिटी तो जैसे कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, कितना भी बड़ा नंबर आप अपने मन में सोच लो, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा नंबर। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट जो है दैट इज जस्ट अ फीलिंग, ठीक है, एक फीलिंग वाला कंसेप्ट ही है ये। कि एक सवाल जब आप पढ़ेंगे सेट थ्योरी का, तो उसमें आप देखेंगे कि कभी 2 सेट दिया हुआ रहेगा, कभी 3 सेट दिया हुआ रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा कि जो भी 2 या 3 सेट को आप अपने आंखों से देख रहे हैं, उन सारे सेट के एलिमेंट को मिला दीजिए, आप एक सिंगल सेट बना लीजिए, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर में आपको पहले जितना एलिमेंट अलग अलग सेट में दिखाई दे रहा था तो सारा एलिमेंट मौजूद है, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या ये फीलिंग आया सारे स्टूडेंट्स को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। एकदम अच्छे से आ गया तो पक्का? हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर हेलो। हाँ बेटा, हाँ ग्रंथ बोलो। हाँ सर, अगर इसमें एक चौथा सेट भी होगा जो इन्फिनिट सेट होगा तो उसका क्या होगा? इन्फिनिट मान लो कि सपोज करो कि एक चौथा सेट कोई मान लो कि डी हो जाता है, डी के अंदर में सपोज करो कि पूरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा है, ठीक है। हाँ हाँ तो सर। कुछ नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सब कुछ हम लोग ले लेंगे और ए ई आई ओ यू को उसके आगे चिपका देंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने बात करा था कि भाई ऑर्डर से तो इतना कोई खास मतलब नहीं होता है, कुछ जिसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो। आया ओके समझ? सर। और अगर कोई नल सेट हुआ तो? नल सेट हुआ तो नल सेट को तो इंक्लूड करो नहीं करो एक ही बात है, उसमें कोई ओके, एलिमेंट तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आदित्य कुछ पूछ रहे थे बेटा? आदित्य लाइन पे हो? हाँ सर एक बार रिपीट कर देंगे एग्जांपल लास्ट वाला इन्फिनिटी सेट वाला। इन्फिनिटी वाला बेटा मैं बस ये कह रहा था कि इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। मैं आपको किसी दिन अगर एक टास्क दूं कि आदित्य सुबह सुबह 6 बजे उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो और 7 बजे नाश्ता वास्ता करके बैठो, एक चार्ट पेपर लेके बैठना, उस चार्ट पेपर में आप 9 लिखना शुरू करना, 9 और तब तक मत उठना जब तक पूरा चार्ट पेपर भर नहीं गया। तो उस चार्ट पेपर में मेरे को लगता है करीबन 4-5 हजार 9 तो लिख ही लो गया, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी आपके लिखे हुए नंबर से भी बड़ा नंबर। अब आप बोलो सर कैसे प्रूव करेंगे आप? तो आप जो वो पूरा चार्ट पेपर 999 से भर के लाओगे, मैं उसमें एक +1 कर दूंगा, तो वो आपके नंबर से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज फील ले पा रहे हैं कि इन्फिनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, वो कोई बता भी नहीं सकता। ये जस्ट एक फीलिंग है कि जितना भी बड़ा नंबर चाहे हम इमेजिन कर ले, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा नंबर होगा। बात आया समझ?
जैसे ये इन्फिनिटी एक फीलिंग है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट का भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। जैसे सिंगलटन सेट का था कि एक एलिमेंट हुआ तो सिंगलटन, एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो नल, काउंटेबल एलिमेंट हुआ तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल एलिमेंट हुआ तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का वैसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है। यूनिवर्सल सेट हमेशा सवाल से, एक सवाल से दूसरे सवाल में आप देखोगे कि वेरी कर। यूनिवर्सल सेट में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ जनरल फीलिंग। एंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट इज? तो ये ऐसा फीलिंग है बेटा कि क्वेश्चन के अंदर में आप जो भी कोई सेट आप देखोगे, जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि ए बी सी है अभी तक, सपोज करो कि डी नहीं है एक बार के लिए, ठीक है, तो अगर डी नहीं है एक बार के लिए तो ए एक सेट है अलग, बी एक सेट है अलग, सी एक सेट है अलग। ए में मैं कुछ एलिमेंट्स को देख पा रहा हूँ, बी में मैं कुछ और नया एलिमेंट्स देख रहा हूँ, और सी में वापस से कुछ नया एलिमेंट्स है। तो अब कहने का मतलब है कि इनके कंपैरिजन में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट यू होगा जिसके अंदर में ए का भी सारा एलिमेंट हो, बी का भी सारा एलिमेंट हो, सी का भी सारा एलिमेंट्स हो, और एक आध एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा भी रहे तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जितना मतलब सेट्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं ए देख रहा हूँ, बी देख रहा हूँ, सी देख रहा हूँ, तो इन तीनों का सारा एलिमेंट तो पक्का पक्का होना ही चाहिए उसके अंदर। एक्स्ट्रा कुछ एक आध और एलिमेंट आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, वो ठीक है चलेगा। आदित्य क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, अब मैं एक बार पूछ लेता हूँ बाकी सारे लोगों, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे चल के अपन देखेंगे कि बहुत काम में आ रहा है हम लोगों के। तो मैं एक बार और पूछता हूँ ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स लोग से, आप लोग बताएं मेरे को, क्लियर है सबको सारा कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोग लिखिए, लिखिए सबसेट। सबसेट, ये डेफिनेशन नंबर मोस्ट प्रोबेबली 8 होगा, है ना? 8, इसमें लिखिए सब सेट। ठीक है, इसके डेफिनेशन में लिखो सब लोग, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स if every element of set A is an element of set B, then set A is called subset of B। ठीक है, अब देखो बहुत ही अजीबोगरीब डेफिनेशन है ये, ठीक है, और यहाँ से मतलब एक्चुअल में क्या है कि सबसेट का भी दो अलग अलग टाइप का सबसेट आता है। हम लोग एक एक करके दोनों को समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो सब लोग स्क्रीन पे देखो और मेरे साथ इस डेफिनेशन को पढ़ो और समझने का ट्राई करो। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो अलग अलग सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then set A is called subset of B। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना फीलिंग दिलाने का ट्राई करता हूँ। सपोज करो कि कैपिटल A इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 और कैपिटल B इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, तो आप लोग जज करके मेरे को बताओ कि A इज सबसेट ऑफ B, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू 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 होगा पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ऑल राइट। तो इसको जरा देखो तो C इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, और D इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब क्या कह सकते हो कि C जो है वो D का सबसेट होगा कि नहीं होगा? C इज सबसेट सेट ऑफ D। इक्वल सेट भी हो सकता। ट्रू। ट्रू फॉल्स हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे बेटा। ये सबसेट जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट बहुत स्टूडेंट लोग के डाउट में रह जाता है। आज मैं पूरा टाइम लेके अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो। आप लोग आंसर करोगे ना तो ही मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ अटक रहे हो। ठीक है,
तो पहला मैंने पूछा आप लोगों से कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर, ऊपर वाले का आंसर एक बार और सब लोग बता दो तो मेरे को कि आप लोग के हिसाब से ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू। सर ट्रू। एंड आई विल एनकरेज कि सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि बस म्यूट करके बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बेटा, बहुत ही स्मॉल ग्रुप है हम लोग के पास में, सो दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, आप लोग पार्टिसिपेट करें कन्वर्सेशन। सब लोग बताओ ट्रू की फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ट्रू, ओके ट्रू। तो इसमें सबका आंसर ट्रू आ रहा है, मैं ट्रू को मार्क कर दूँ, आप लोग ट्रू कह रहे हैं, ओके। सेकंड वाले में मेरे को बताओ कि ट्रू की फॉल्स। ट्रू। 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 सर मेरा सेकंड वाला, ट्रू। हाँ बताओ। ट्रू, सबका ट्रू है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फॉल्स बोलना चाहता है? एक भी ऐसा स्टूडेंट जो फॉल्स? सर फर्स्ट हाँ वाला बेटा बताओ। शायद फॉल्स, फर्स्ट वाला का फॉल्स, ओके। इफ एवरी एलिमेंट of set A is an element of set B. दिव्यांशी लाइन पे हैं आप? हाँ सर। हाँ, आप अपना आंसर चेंज करना चाहोगे, फॉल्स करना चाहोगे फर्स्ट वाले के लिए? हाँ सर। ओके, दिव्यांशी कह रही है कि फॉल्स होना चाहिए आंसर, चलो ठीक है। और कोई है दिव्यांशी के सपोर्ट में? नहीं सर। नो सर। ओके, ऑलराइट। और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर को चेंज करना चाहेगा, कोई फॉल्स बोलना चाहेगा? नहीं सर। सर इसमें फॉल्स बोलना चाहता है? सी हाँ? होगा, डी भी तो मुस्कान कुछ सबसेट कह रही है, डी भी तो सबसेट ऑफ सी होगा। यस, ये मुस्कान का आर्गुमेंट मेरे को काफी दमदार आर्गुमेंट लग रहा है, सही आर्गुमेंट कि डी इज अ सबसेट ऑफ सी भी तो होना चाहिए। देखो चलो ठीक है, एक कॉमन, एक बार इन सब चीजों से बाहर निकले, ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमेडी चीज है, ठीक है, ऑन लाइटर नोट, इसको बस सुनना और भूल जाना, मतलब क्लास के बाद याद मत रख लेना, ठीक है। बफेलो इज ब्लैक, ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, ओके। और क्रो इज बफेलो, फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। देखो इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, पहले वाले को हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे ना हम लोग, तो मैं बोलूंगा कि भैंस काली होती है, ये ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ? तो भैंस काली होती है। हाँ सर। लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हर काली चीज भैंस होगी। बोलो हाँ या ना? नहीं सर। तो कौवा भी नहीं काला होता है, सर। लेकिन कौवा भैंस तो नहीं होता, ठीक है। मतलब चीज क्या है कि सेट थ्योरी में ऐसा बहुत सारा लॉजिकल चीज सब आपको मिलेगा कि आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के, मतलब इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो उसके चक्कर में क्या है कि बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंट्रोवर्सी होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो बफेलो इज ब्लैक का मतलब है कि बफेलो जो होता है वो ब्लैक होता है, इसका ये मतलब नहीं कि हर ब्लैक चीज बफेलो हो जाएगा, ओके। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये कैसे अपने पुराने एग्जाम्पल से रिलेट होता है, ऑलराइट। अब आप लोग स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन में क्या बोला हुआ है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब दो सेट लेंगे हम लोग, एक सपोज करो कि ए लेंगे और एक हम लोग बी लेंगे, और हम ये कंपेयर करेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर में है कि बी के अंदर में नहीं। इस पूरे डेफिनेशन में आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो कि बी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया हुआ। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आप पूरे स्टेटमेंट में ध्यान से देखो कि सेट बी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया हुआ। देयर इज नथिंग सेड अबाउट कि बी के अंदर में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए तभी सबसेट बोलेंगे ए को, या बी के अंदर में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए तभी सबसेट बोलेंगे हम लोग बी को ए का, ये ए को बी का। आ रहा है समझ? देयर इज नो कमेंट, देयर इज नो कंडीशन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेट बी। ऑल द कंडीशंस दैट वी हैव टू फॉलो, जो भी कंडीशन हमको चेक करना है वो किसके लिए चेक करना है? सेट ए के लिए चेक करना है। तो बी के अंदर में क्या हो रहा है उससे तो हमको कोई लेना देना ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि भैंस काला होता है,
अब भैंस के बारे में हमने कमेंट किया कि भैंस जो है वो काला होता है, हमने काला के बारे में कमेंट नहीं किया कि हर काला चीज भैंस हो जाएगा, हमने बोला कि भैंस काला होता है। तो यहाँ पे भी बोला गया कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब लेकिन बी के बारे में वी आर नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह रहे बी के बारे में। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर मैं चेक करूं कि ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो मेरे को केवल ये चेक करना है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। तो आई कैन सी कि 2 है, 4 है, 6 है, तो बस डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो गया। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जितने लोगों ने भी ट्रू आंसर दिया था दे आर ऑल करेक्ट, फॉल्स जो है वो आंसर नहीं होगा। दिव्यांशी बेटा समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में भी हमको क्या करना है, हमको तो इतना बोला गया कि जो आपका पहला सेट है उसको आप अपने दूसरे सेट से कंपेयर करिए और आपके पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। तो जब मैंने कंपेयर करना स्टार्ट करा तो मेरे को दिखा कि अच्छा 2 का 2 है, 4 का 4 है, 6 का 6 है, 8 का 8 है, तो मेरे सी का सारा एलिमेंट डी में है, इसीलिए यस आई कैन से कि सी इज सबसेट ऑफ डी। ठीक है, फिर कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर इसमें तो हम लोग डी सबसेट ऑफ सी भी कह सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल बेटा, आप डी को जब सी से कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि हाँ डी का एलिमेंट 2 सी में है, डी का एलिमेंट 4 सी में है, डी का एलिमेंट 6 सी में है और डी का एलिमेंट 8 सी में है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और कोई अगर कहता है कि डी इज सबसेट ऑफ सी तो ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। ऑलराइट, लेकिन ऊपर वाले में अगर कोई कहता है कि B इज सबसेट ऑफ A तो क्या ये ट्रू होगा? आप लोग रिस्पॉन्ड करो फटाफट। नहीं सर। नहीं सर। ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि B में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 8 इज एक्स्ट्रा ही है। क्या सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हाँ सर। यस सर। तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में क्या आया कि जब कभी भी मैं सेट A और सेट B को कंपेयर करूंगा ना सबसेट चेक करने के लिए, तब मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट होगा बी के अंदर में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेट ए का सारा एलिमेंट होगा बी के अंदर में और साथ में बी के अंदर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट या 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट या 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने मार्क करा। ठीक है, और दूसरा ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सेट ए के अंदर में जितना एलिमेंट है, जैसे ये सी के अंदर में देखो, तो डी के अंदर में भी एग्जैक्टली उतना ही एलिमेंट हो, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा। दीज आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज व्हाइल कंपेयरिंग। क्या सबको फीलिंग आया अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सवाल उठता है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सिचुएशन है और कौन सा सिचुएशन नहीं है। ओके, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम 2 शब्द का यूज करेंगे। अगर कभी भी ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में ना साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है, तो उस टाइम पे ए को केवल सबसेट नहीं बोला जाएगा, इसको एक उपाधि दे देंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, PROPER, प्रॉपर सबसेट। ओके, और जिस सिचुएशन में सी का सारा एलिमेंट डी में है बट डी डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट, इस सिचुएशन में दिस इज कॉल्ड एज सी इज, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि कंफर्टेबली मैं लिख सकूं, सी इज इम्प्रॉपर सबसेट। देखो बेटा समझ में आया ये चीज कि नहीं समझ में आया? सर मतलब अगर एक्स्ट्रा होगा तो प्रॉपर सबसेट और अगर एक्स्ट्रा नहीं होगा तो इम्प्रॉपर सबसेट। यस 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 यस, इम्प्रॉपर सबसेट को आप ऐसा भी सोचो कि 2 अगर इक्वल सेट होगा ना, हाँ सर, उस टाइम पे इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। मतलब उस टाइम पे क्या है कि ये सबसेट का जो डेफिनेशन है वो तो वैलिड होगा। आप लोग ध्यान से सोचो इस चीज को। अगर 2 सेट है आपके पास में, जैसे ये सी को देखो और ये डी को देखो, तो सी और डी के अंदर में हम देख रहे हैं कि दे आर इक्वल सेट। सी में जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट डी के अंदर में है। तो अगर मैं डेफिनेशन को क्रॉस चेक करूं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर सी को मेरे को चेक करना है कि वो डी का सबसेट है कि नहीं, तो मैं सी का सारे एलिमेंट को डी में चेक करूंगा, वो तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने की वजह से अगर मैं डी का भी सारा एलिमेंट को सी में चेक करूंगा तो वो भी मेरे को ऐसा लगेगा कि डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। तो ऐसे सिचुएशन में टू डिस्टिंग्विश वी यूज द वर्ड इम्प्रॉपर सबसेट। एंड जब कभी भी एक सेट के अंदर में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट है,
दूसरे सेट में थोड़ा कम एलिमेंट है और कम वाले सेट का सारा एलिमेंट ज्यादा वाले सेट में है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि द स्मॉलर सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द लार्जर सेट। और अगर दो इक्वल सेट है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि फर्स्ट सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट एंड सेकंड सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। तो ये फीलिंग सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? यस सर। सर किसी स्टूडेंट को हाँ कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। बताओ ग्रंथ बेटा। अगर सपोज एक और सेट है ई इज अ नल सेट, तो फिर ई जो होगा तो ई जो होगा वो बाकी सारा सेट्स के लिए वो होगा क्या? यस, हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे पाएंगे कि ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। मतलब यहाँ पे जितना भी एबीसीडी मैंने मेंशन कर रखा है, ई अगर आपके हिसाब से नल सेट है तो नल सेट तो सारे सबसेट का प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि सबसेट का मतलब देखो, आप लोग फीलिंग लो थोड़ा सा, सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है कि आपके छोटे वाले सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा बड़े वाले सेट में होना चाहिए। अब नल सेट तो सबसे छोटा सेट है, नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या है कि मान के चलेंगे कि ये सारे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हो गया सर। अगर एफ अगर कोई और नल सेट होगा तो ई इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ। बेटा नल सेट तो मतलब क्या है कि दो अलग अलग लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वो थोड़ा जाति टाइप हो जाएगा बात, ठीक है? दो अगर नल सेट है तो उससे एक ही मान के चलेंगे। बाकी हाँ ठीक है, अगर आप वैसे थ्योरेटिकली सोचोगे तो दोनों एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है। और सबसेट इनफाइनाइट सेट किसी का हो सकता है क्या, जैसे नेचुरल नंबर्स का होल नंबर के लिए? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट आप कह सकते हो। वैसे ही नेचुरल नंबर इंटीजर के लिए हो गया। हाँ नेचुरल नंबर इंटीजर मतलब इंटीजर का सबसेट होगा नेचुरल नंबर। हाँ ओके, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट्स मैं एक बार और पूछूंगा, क्या ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियरली समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अपने खुद के मन के शांति के लिए, अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए मैं एक बार ना ये सारा चीज वापस रिपीट करता हूँ। थोड़ा फास्ट रिपीट करूंगा लेकिन एक बार मैं और रिवाइज करा देना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जो स्टूडेंट लोग को आगे चल के बिल्कुल परेशानी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आप लोग एकदम ध्यान से सुनें। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरा और है आप लोगों से कि आप लोग ना अपने आपको म्यूटेड रखें, ठीक है? और जैसी जरूरत पड़े तब आप अनम्यूट करके बोलें, नहीं तो फिर क्या है कि कभी कभार बाकी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ऑलराइट, जब बोलना है तब अनम्यूट करो, बोलो और फिर म्यूट कर लो खुद को। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। सबसेट देखो, सबसेट इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन। सबसेट का मतलब है कि आपके पास में कोई भी दो अलग अलग सेट है। एक सेट सपोज करो कि ए सेट है आपके पास और एक सेट बी सेट है। तो इसमें क्या है कि कोई एक आदमी, दो पॉसिबिलिटी है, ये तो ये दोनों अनइक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों अनइक्वल होता है तो एक छोटा सेट होगा और एक बड़ा सेट होगा। आपको क्या चेक करना है कि छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है कि प्रेजेंट नहीं है। अगर छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में है और दोनों सेट अनइक्वल है तो ऑब्वियसली बड़े वाले सेट में एक दो एलिमेंट ज्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि द छोटा वाला सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बड़ा वाला सेट। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा सिचुएशन है कि जब दोनों सेट एक दूसरे से इक्वल हो जाए, ठीक है, अनइक्वल नहीं रहे, दोनों सेट एक दूसरे से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जब दोनों सेट एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा तो भी हम देखेंगे कि ये वाला जो डेफिनेशन है वो वैलिड हो रहा है कि आप पहले सेट का सारा एलिमेंट को जब दूसरे सेट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा एलिमेंट। और जब आप दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को पहले सेट में ढूंढेंगे तो सिंस दोनों सेट इक्वल था तो इस बार ये रिवर्स वे में भी वर्क करेगा। तो मतलब आपको दूसरे सेट का भी सारा एलिमेंट पहले सेट में मिलेगा। तो इस वजह से उसके लिए हमने टोटल एक नया नाम ही ढूंढ लिया, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी as well as B is improper subset of A. लेकिन if A and B are two unequal sets such that A is a smaller set, B is larger set and every element of A is present in B, in that case we will say
कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एक बार स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा? यस सर। पूरा। पूरा। ऑल राइट। तो अब ऐसा करो आप लोग कि एक और डेफिनेशन लिखो, मतलब ये तो सबसेट का जनरल डेफिनेशन हो गया। अब आप लोग एक हेडिंग लिखो, हेडिंग का नाम दो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। इस प्रॉपर सबसेट में लिखो इफ ए एंड बी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना आप लोग। इफ ए एंड बी आर टू अनइक्वल सेट, if A and B are two unequal set such that all elements of capital A are also elements of capital B, and B has some extra elements, full stop। ये फुल स्टॉप भी कॉमा लगा दो, कॉमा। then A is called proper subset of B, full stop। और इसके बाद में ऐसे लिखो, it is represented by A, स्क्रीन पर देखो, सबसेट B, ये सिंबल होता है इसका। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A सबसेट B। ठीक है, और एक लाइन इसमें और लिखो कि हियर B इज कॉल्ड, मतलब जो बड़ा वाला सेट होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे थे A के एलिमेंट्स को, B इज कॉल्ड सुपर सेट। छोटा वाला सबसेट, बड़ा वाला सुपर सेट, B इज कॉल्ड सुपर सेट। अब सुपर सेट में कोई स्पेशल नाम नहीं है कि इम्प्रॉपर सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, वो एक कॉमन नाम है, उसको बस सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, खाली सबसेट में दो अलग अलग डिस्टिंक्शन है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। फुल स्टॉप देख के अब मेरे को बताओ सब लोग, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो आप लोग अपने कॉपी में फटाफट। इस बार लिखो इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें लिखो इफ A and B are two equal sets, if A and B are two equal sets, then both A and B are improper subset of each other, full stop। इसमें लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ स्क्रीन पे देखो ए सिंबल एक वैसा तो रहेगा, साथ में उसके नीचे एक और लाइन बन जाएगा, मतलब वो इक्वालिटी वाला फीलिंग देने के लिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और साथ में सिंस बी भी ए का प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ऐसा सिंपल भी होगा, दोनों वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये होने का मतलब ये है कि मतलब बी जो है वो ए का मतलब इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, कैसा इम्प्रॉपर सबसेट है, और ए जो है वो भी बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। और दोनों से आप क्लब करके ये भी कह सकते हैं कि भैया ऐसा साफ साफ मतलब है कि ए और बी एक तरीके से कैसा सेट रहा होगा, इक्वल सेट रहा होगा। विद्यार्थियों एक बार रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। ओके, तो यहाँ से ना हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, सब लोग थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे ध्यान से सुनो तो, और सोचना थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, नंबर 1 कि चाहे ए बी का प्रॉपर वाला सबसेट हो, चाहे ए बी का इम्प्रॉपर वाला सबसेट हो, इन दोनों का मतलब ये पक्का होगा कि इफ x belongs to capital A, this will imply that x belongs to capital B।
देखो तो ये समझ में आता है सबको, ये नोट लिखा रहा हूं मैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आप सोच के देखो, ए सबसेट ऑफ बी होने का मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो, ठीक है। और पहले वाले सिचुएशन का मतलब है कि बी में एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, लेकिन ए वाला तो सारा का सारा पक्का होगा ही, एक्स्ट्रा हो चाहे नहीं। और सेकंड वाले का भी पहले तो ये मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, और यहाँ पे मतलब है कि बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन चाहे फर्स्ट सिचुएशन हो और चाहे सेकंड सिचुएशन हो, ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशन में एक बात तो कंफर्म है कि ए के अंदर का सारा एलिमेंट बी के अंदर होगा। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगर ए का सारा एलिमेंट बेटा बी के अंदर में है तो x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि x इज एलिमेंट ऑफ ए। और अगर a वाज इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ b, इट मींस कि x जो है वो b में भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए अगर a सबसेट b ऐसे लिखा हुआ है चाहे ऐसे लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखना कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लीकेट x बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करिए एक बार फटाफट, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखो आप लोग नोट में कि नल सेट कॉमा पाई लिख सकते हो आप, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो ये मैं फीलिंग दिलाऊं कि सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। आ गया, ओके। बाकी लोग मतलब किसी को डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर 3 सेकेंड, फटाफट पूछ लो। आई थिंक ओके, नहीं है किसी को भी डाउट। और थर्ड लास्ट पॉइंट, इसको लिखो आप लोग, एवरी सेट इज, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, डैश, ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रॉपर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। 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 प्रॉपर। बहुत सारे प्रॉपर, प्रॉपर कौन कह रहा है? सर प्राची। प्राची बेटा प्रॉपर थोड़ा एक्सप्लेन करो, वाई प्रॉपर? सर बिकॉज सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे ना। लेकिन अगर आप दो इक्वल सेट को कंपेयर कर रहे हो, मानो कि ए को आप ए से कंपेयर कर रहे हो, तो ठीक है, ए का ओ सारा सर, एलिमेंट नहीं दूसरे वाले ए में मैंने होगा। हाँ सर, हाँ मैंने नेम्स कंफ्यूज कर लिया। हाँ ओके, सर। ऑलराइट ऑलराइट, सबको क्लियर है ये चीज? इम्प्रॉपर होगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। ऑलराइट, इसको भर लो, फिल इन द ब्लैंक्स भर दो अब आप लोग, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोट है, ये अपन हमेशा क्या है कि मन में डाल के रखेंगे, याद रखेंगे इसको, ये 3 नोट हमेशा वैलिड होता है। ओके ओके सर। इसके बाद में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस सवाल को करते हैं हम लोग, और उसके बाद में एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। लिखो, राइट डाउन all possible subsets of the following So number 1, I want to take capital A is equal to 1, 2. कैपिटल A is equal to 1, 2, ठीक है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखो, एक बार मैं कर देता हूँ एक एग्जांपल, ऑलराइट, और सेकंड एग्जांपल से आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। अब सवाल मेरे से पूछा गया है कि A एक सेट है जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, A is equal to 1, 2। मेरे को बताना है कि A का क्या क्या सबसेट होगा, और मेरे को सारे सबसेट को लिस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा सारा सेट जिसका सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा, वो सब लोग ए का सबसेट बनेगा। फटाफट बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो मैं एक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कहीं डाउट हो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले 5 तो आप समझो कि साईं बाबा जैसा है कि सबका मालिक एक, तो 5 तो क्या है कि सबका सबसेट होता है। किसी का भी सबसेट का लिस्ट लिखना है 5 तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर अपन ने लिखा था नल सेट और 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए का भी सबसेट 5 होगा, तो 5 सबसे पहले आ गया। उसके बाद में इफ आई प्रिपेयर अ सेट
जिसके अंदर में मैं एक है ना एक एक एलिमेंट लूँ, से सबसे पहले 1 ले लूँ और कुछ नहीं लूँ, बस ये अपने आप में एक सेट होगा। और इस सेट का आप देखोगे कि एक ही एलिमेंट इसमें 1, और अब जब आप कंपेयर करोगे ये वाले सेट को कैपिटल ए के साथ, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि इसका जो एलिमेंट 1 है वो ए में है, तो इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो एक सबसेट ऐसा हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स को भी एनालिस्ट करेंगे। तो जैसा मैं एक बार 2 को ले लूंगा, फिर सपोज करो कि मैं अब एक एक करके तो खत्म हो गया और तो कोई एलिमेंट है नहीं मेरे पास में डिस्टिंक्ट, तो अब मैं एक एक करके जब खत्म हो गया तो 2 2 करके एलिमेंट लेना शुरू करूंगा। तो पहले आई विल टेक 1, 2, और जब मैं इस वाले सेट को, ये नए वाले सेट को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस सेट को जब मैं कैपिटल ए से कंपेयर करूंगा तो अगेन आई विल सी इस ग्रीन सेट का सारा एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर है, तो ये ग्रीन सेट भी कैपिटल ए के लिए क्या होगा, सबसेट होगा। तो कुल मिला के मैं देखूंगा कि यस ये 4 सबसेट हो सकता है, और कोई सबसेट हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। क्लियर हो जाने वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं क्लियर हुआ, आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स फॉर देम। बेटा पूछो आप अपना डाउट जो भी है, किसी को भी अगर है तो। आई एम काउंटिंग 5, 1 2 3 4 5। ओके, नहीं है किसी को डाउट। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेंगे। देखो आप लोग, इस बार मैं एक के अंदर में ना एलिमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अब आप लोग खुद को अनम्यूट कीजिए और एक एक करके हम लोग एक साथ करेंगे। बताओ मेरे को क्या क्या सबसेट होना चाहिए इसका, अगर मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ तो। सर 5 5 और बताओ। आप बेटा आप 1 बोलोगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप बोलोगे सर अकेला 1। अकेला 1। अकेला 1। दैट इज मच बेटर। फिर अकेला 2, फिर अकेला 3। अकेला 3। 3, वेरी गुड। Then फिर 1 and 2. 1 and 2। आप बोलो बेटा दुकेला 1 2 सर। दुकेला 1 2 1 2 और बताओ सर दुकेला 1 3, फिर दुकेला 2 दुकेला 2, अच्छा दुकेला लोग का काउंटिंग खत्म हो गया कि और कोई दुकेला है आपके पास? 1 2 3 1, हो गया वो तो सर। तिकेला हो जाएगा। दुकेला और कोई हो सकता है क्या बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो फाइनली क्या आएगा? तिकेला 1, 2, 3। ठीक है। अच्छा, अब मैं सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्या सबको क्लियर हुआ ये लिखने का पैटर्न? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ग्रंथ लोग सब एकदम शांत हो गया, ग्रंथ भी नहीं कुछ बोल रहा, अर्णव भी कुछ नहीं बोल रहा है, आशीष तो चुप ही रहता है। एकदम क्लियर है सर। एकदम क्लियर है ना बेटा? बस क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। कहीं पे भी नहीं हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके हाँ सर, हम आपको बोल देंगे। मतलब क्योंकि देखो यार क्या है पता है, लाइव क्लास में यदि आप लोग रहते हैं ना तो मेरे को चेहरा देख के पकड़ में आ जाता है कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। नाउ मतलब मैं क्या बताऊं, आई एम क्वाइट अनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट यू, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट मेक आउट कि एक्चुअली आपको समझ आया कि नहीं आया। इट्स लाइक कि इफ यू स्पीक देन ओनली आई विल कम टू नो कि अच्छा इसको आया समझ में कि नहीं आया समझ में। एंड डोंट फील प्रेशराइज कि मैं डाउट पूछूं कि नहीं पूछूं, ठीक है। आई एम दैट टीचर जिसको आप 2 + 2 = 4 सर कैसे होता है ये भी पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, है मेरे पास आंसर इसका भी। तो आई विल आंसर एवरी क्वेरी। ऑलराइट, चलो ठीक है। सेइंग दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप मैं एक बार और जस्ट कंफर्मेशन के लिए पूछ लेता हूँ, नंबर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारे स्टूडेंट को क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो एक ना मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन अच्छे से काम कर पाता है। ऑलराइट, ये एनसीईआरटी की किताब में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है। से कैपिटल A = 1 तो 1 है, साथ में ना कर्ली ब्रैकेट में 2 दिया हुआ। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना कि इस सिचुएशन में, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कुछ नया रंग ले लेते हैं, गुलाबी। गुलाबी एक बहुत ही बढ़िया रंग है, लीजिए गुलाबी रंग से मैंने भर दिया। अब मेरे को गुलाबी का इम्प्लीकेशन बताइए कि आप कर्ली ब्रैकेट 2 और कैपिटल A के बीच में कौन सा सिंबल भरना पसंद करें, ये वाला कि ये वाला? ये है 1, ये है 2। बिलोंग्स टू 1। मतलब बिलोंग्स टू भरना पसंद करोगी कि सबसेट भरना पसंद करोगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। कोई बच्चा सबसेट वाला बच्चा है? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि जो आदमी जिस फॉर्म में कैपिटल A में बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में उसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए अपने को? बिलोंग्स टू भरना चाहिए।
क्या ये सबको क्लियर हुआ? कई बार कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा भी जाता है कि बताओ इसके अंदर में क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। तो अपन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो वो सबसेट ही होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल ए का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अच्छा, सेइंग दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप लोग मेरे को हेल्प करो इसका सबसेट लिखने। इसका सबसेट क्या क्या होगा? इस चीज को तो मैं मिटा देता हूँ, बताओ। सबसे पहले 5, वेरी गुड, अकेला 1, अकेला कर्ली ब्रैकेट 2, लेकिन कर्ली ब्रैकेट उसमें कितना बार? बिकॉज दिस पिक्चर, दिस फोटोग्राफ, दिस इमेज, ठीक है, ये फोटो जो है ये किसका फोटो है जो गोल किया मैंने, मैं चलो हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये ग्रीन वाला फोटो जो है ये एलिमेंट का फोटो है, ठीक है। तो एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए बाहर अपने को एक और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्या देना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। अच्छा, अकेला कैटेगरी में बेटा और कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं नो सर। अच्छा, अब दुकेला कैटेगरी में बताओ सब लोग। 1 कॉमा और कर्ली ब्रैकेट 2। करेक्ट। और कोई इसके अलावा एलिमेंट आएगा या कोई ऐसा सबसेट आएगा आप लोग के हिसाब से? सर नहीं सर। वेरी गुड, नहीं बहुत सर। बढ़िया बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सब लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर दो तो कॉपी कर लो। मैं 1-2 सेकंड रुका हुआ हूँ। हाँ बताओ बेटा। नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट ले रहा था। स्क्रीनशॉट ओके, ले लो आप लोग आराम से ले लो। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, इंटरवल्स का। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट भी है, अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ के। ओके, तो सब लोग का रेडी हो गया, मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर। ओके ऑलराइट, अपने कॉपी में सब लोग हेडिंग लगाओ फटाफट। इस बार नया हेडिंग है, लिखो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा मेरे को याद दिलाओ तू, रियल नंबर्स का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था वो लेटर क्या था? जेड था क्या? नहीं सर, वो इंटीजर क्या था? आर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको कई बार इंटरवल्स भी बोला जाता है, इंटरवल्स। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों कहते हैं इसको इंटरवल्स। ऑलराइट, ये दोनों हेडिंग लगा लो आप लोग। एक हेडिंग हो गया सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और दूसरा हेडिंग हो गया इंटरवल्स, ठीक है। अब आप लोग नीचे एक डेफिनेशन लिखो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स आर कॉल्ड इंटरवल्स। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स आर कॉल्ड इंटरवल्स। ओके, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ intervals. 4 types of intervals. नंबर वन का नाम लिखो आप लोग। नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, क्लोज्ड इंटरवल में लिखो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आप सिंपली ये सिंबल बनाओ ध्यान से। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आप लोग, स्मॉल a स्मॉल b where a b belongs to r। कोई बच्चा मेरे को ये पिंक पार्ट का एक्सप्लेनेशन देगा कि इसका क्या मीनिंग है? सर मतलब एलिमेंट्स ए और बी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर मतलब ए और बी कोई भी 2 रियल नंबर हो सकता है। वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। तो आई होप कि अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट आप लोगों ने बना लिया होगा। सब लोग स्क्रीन पे देखो, मैं आपको इसका मीनिंग समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले सब लोग मेरे को बताओ कि इस इंटरवल का नाम अपन ने क्या लिया है? क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। एकदम ध्यान से धीरे धीरे आप लोग सुनो, बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
सबसे पहले ये देखो कि अगर पूरे आर को, पूरे रियल नंबर लाइन को मेरे को इंटरवल पे रिप्रेजेंट करना है, तो डू यू थिंक कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा? माइनस इन्फिनिटी से। एंड कहाँ पे होगा? प्लस इन्फिनिटी पे। क्या किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है? रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो बच्चों, हाँ या ना? नहीं। ओके, अब यहाँ पे जब कभी भी ऐसा हम लोग लिखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, तो इसमें हमेशा एक कॉमन नोटेशन फॉलो किया जाता है, एक रूल फॉलो किया जाता है कि हमेशा छोटे नंबर को पहले लिखो और बड़े नंबर को बाद में लिखो। कहने का मतलब ए इज ऑब्वियसली लेस देन बी। ऑलराइट, तो अब अपना ड्यूटी क्या है कि आप ए को और बी को रियल नंबर लाइन पे लोकेट कीजिए। अब ए और बी के वैल्यू के हिसाब से वो लोग आगे पीछे लोकेटेड हो सकता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि आप अगर ऐसे लिखते हो ना कि 7,2, तो ये गलत है, ये लिख ही नहीं सकते। आपको एक्चुअली लिखना क्या चाहिए? 2,7। छोटा नंबर हमेशा पहले होगा और बड़ा नंबर बाद में। अब ए कमा बी, जिसमें मैंने ए को पहले रखा है और बी को बाद में रखा है, तो मतलब है कि ये छोटा नंबर है और बी बड़ा नंबर है। तो जब मैं रियल नंबर लाइन पे बेटा उसको प्लॉट करूंगा, तो ए का लोकेशन देखो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैं रेड कलर का एक डॉट बना रहा हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ ए, और मैं वापस एक रेड कलर का डॉट बनाता हूँ, से दिस इज बी, ऑलराइट, और मैं इस बार ब्लैक कलर से लिख देता हूँ कि इसका नाम है बी। अब क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी का बेटा मतलब ये होता है कि ए को इंक्लूड करते, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट करूंगा, आप लोग देखो, ए को और बी को इंक्लूड करते हुए, ए को भी मैंने इंक्लूड कर लिया, हाँ सर, बी को भी मैंने इंक्लूड कर लिया, और साथ में ए से लेके बी के बीच में जितना भी नंबर है वो सब भी इंक्लूड है। बात आया समझ? नंबर लाइन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मेरे को ना कुछ ऐसा लिखना चाहिए। ये देखो, ये रेड वाला, ये जो मैं रेड बना रहा हूँ ना, मतलब इस रेड पार्ट में जितना भी नंबर है बेटा सब इंक्लूडेड होगा इसके अंदर, सब, इंक्लूडिंग ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लिखता हूँ कि 2,7, ये देखो जैसे ऊपर लिखा है, इसका मतलब कि 2 से लेके 7 तक का सारा नंबर इसके अंदर में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.2, आप जो भी नंबर इमेजिन कर सकते हो जो 2 से बड़ा है, 7 से छोटा है, वो सारा नंबर इस इंटरवल के अंदर में होगा। क्या ये बात सबको फीलिंग आया अच्छे से? हाँ सर। ओके, अब इसके साथ में आप लोग एक बार लिखो मत, मैं आपको अलग अलग टाइप का इंटरवल बता देता हूँ कि क्या होता है। एक तो ये अपन ने पढ़ लिया क्लोज्ड इंटरवल, 2 नंबर पे अपन एक बार पढ़ लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन मत, एक बार ओके। 2 नंबर पे अपन देखेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इसके रिप्रेजेंटेशन को समझो। इसका रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं होता, इसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल ब्रैकेट से होता है, ए कमा बी ऐसा, ठीक है। और इसको यदि मैं आपको नंबर लाइन के हिसाब से मेरे को समझाना पड़े, तो मैं बोलूंगा कि देखो बेटा, हम लोग पहले बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी, फिर बनाएंगे प्लस इन्फिनिटी, फिर हम लोग लोकेट करेंगे कि ए कहाँ पे है, ठीक है। और इस बार मैं ए पे ना एक होल जैसा बनाऊंगा, मान लो कि ए इस पोजीशन पे लोकेटेड है नो डाउट, बट ए के वहां पे मैं होल बना दूंगा। फिर मैं बी के लिए भी एक होल बनाऊंगा और वहां पे मैं बी लिख दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि ये जो इंटरवल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई विल से कि ये ए को छोड़ के, बी को छोड़ के, इनके बीच में जितना भी नंबर्स होगा उन सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब अगर मैं इसको स्क्रिबल करके रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आई विल से कि ऐसा होना चाहिए सर, मतलब ए नंबर्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए बी को छोड़ के, ए भी नहीं होगा उसमें। हाँ सर, मतलब कोई अगर मेरे को ऐसा पूछे, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, मान लो कि एक ओपन इंटरवल 2,5 है, ओके। कोई मेरे को पूछे कि सर क्या 2 बिलोंग तो इसको करेगा, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, नहीं बिलोंग करता। कोई पूछे कि सर क्या 5 बिलोंग करेगा 2,5 ओपन इंटरवल को, मैं बोलूंगा ना बेटा, नहीं करेगा। लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा अलग था, ऊपर वाले में हम अगर क्लोज इंटरवल लेते 2,5 और कोई मेरे को पूछता कि सर क्या 2 इसको बिलोंग करेगा, मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। कोई पूछे कि सर क्या 5 इसको बिलोंग करेगा, आई विल से कि यस बेटा 5 भी इसको बिलोंग करेगा। देखो आप लोगों को ये दोनों फोटो के थ्रू डिफरेंस समझ में आया?
ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है? बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो, मुस्कान, प्राची, दियांशी। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना पक्का सबको? हाँ सर। अच्छा, तो इन दोनों को ना क्लब करके, इनको मिक्स करके दो और टाइप का इंटरवल बनता है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन पे भी लिखूंगा आप लोगों के लिए। थर्ड नंबर पे उसका नाम होता है बेटा ओपन क्लोज इंटरवल। आई थिंक पकड़ ही लिए होगे अब आप लोग मैं क्या बात करने वाला हूँ। ओपन क्लोज इंटरवल मतलब एक तरफ खुला रहेगा और एक तरफ बंद रहेगा। ठीक है, क्या कोई मेरे को बता सकता है कि अगर मैं नंबर लाइन पे इसका फीलिंग लेना चाहूँ तो कैसा होना चाहिए? ए पे होल रहेगा और बी पे डॉट। बी पे डॉट रहेगा। वेरी गुड। मतलब बिगिनिंग में माइनस इन्फिनिटी फिर प्लस इन्फिनिटी। आई विल ट्राई टू लोकेट ए बट ए पे विथ होल। अगेन आई विल ट्राई टू लोकेट बी बट वहां पे एक बहुत ही मोटा सा डॉट एंड द डॉट सिग्निफाइज कि बी विल बी इंक्लूडेड एंड ए विल नॉट बी इंक्लूडेड। और अगर मैं उसको अपने स्टाइल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इट इज लाइक कि ओके हियर इट शुड बी होल एंड हियर इट शुड बी डॉट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जॉइन दीज नंबर्स। और अगर मैं नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना चाहूँ तो आई थिंक कि सारे बच्चों को ये क्लियर होगा। देखो एक है ना ये बाद से शुरू हो रहा है, ओके, और बी तक ये सब कुछ कवर कर रहा है। अब एक एग्जांपल के साथ अगर अपन इसको समझें तो शायद और अच्छा फीलिंग आएगा कि 2,5 क्लोज इंटरवल अगर है तो कैन एनीवन टेल मी कि इसको 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं सर, नहीं सर। दिव्यांशी बेटा आप आंसर दो। नहीं करेगा सर। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। करेक्ट, तो आप लोग नहीं करेगा। 5 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ सर। हाँ ये करेगा। करेक्ट, वेरी गुड। अब लास्ट टाइप का इंटरवल बेटा, इसके साथ ही हम लोग आज क्लास भी रैप अप करेंगे ऑलमोस्ट। इस बार कितना नंबर है? 4 नंबर। तो 4 नंबर में इंटरवल का नाम आप लोग बता सकते हैं क्या होना चाहिए? क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, वेरी गुड। और क्लोज इंटरवल ओपन का मतलब क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि लेफ्ट साइड में क्लोज रहेगा और राइट साइड में ओपन रहेगा। और इसको अगर मैं नंबर लाइन पे फील करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, इट विल बिगिन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, इट विल एंड एट प्लस इन्फिनिटी। A पे I will have to put a dot properly and in the location of B I am supposed to take a hole। मतलब एक खड्डा रहेगा क्योंकि B इंक्लूडेड नहीं। ये सपोज करिए कि आप लोग का A का पोजीशन है, ये B का पोजीशन है। मैं अपने स्टाइल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इट विल बी लाइक दिस। हियर इस पोजीशन पे ये हो जाएगा ऐसा और इस पोजीशन पे खड्डा। ज्वाइन यदि कर देंगे इसको तो ये इस टाइप का दिखेगा। और नीचे के नंबर मतलब लाइन पे अगर मेरे को इसको प्लॉट करना हो तो ए तो इंक्लूडिंग आगे तक बढ़ाया जाएगा कहानी को, बी से पहले रुक जाएगा। एग्जाम्पल बतौर समझना चाहें अगर तो आप ऐसा देखिए कि 2,5 दिया हुआ, यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है। कैन एनीवन टेल मी कि 2 बिलोंग्स टू कि डज नॉट बिलोंग्स टू? बिलोंग्स। बहुत बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। और फाइनली 5 का भी बता दो फिर थोड़ा सा। डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग, वेरी गुड। तो ये पूरा कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग जब आगे चल के यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह करेंगे ना तब बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को इस चीज का वैसे सेट बिल्डर डेफिनेशन भी होता है, लेकिन सेट बिल्डर डेफिनेशन देने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को पिक्टोरियली समझा दिया। ठीक है, वैसे मैं एक का सेट बिल्डर सोच रहा हूँ कि दे ही देता हूँ, क्या पता स्कूल में पढ़ा दे फिर आपको लगेगा कि सर ने नहीं बताया हम लोगों को। ठीक है, तो इस चीज का देखो सेट बिल्डर फॉर्म अगर मेरे को लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा? x such that x belongs to r, ये तो x रियल नंबर होगा, and x is greater than equal to a and less than equal to b। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, कैन एनीवन टेल मी कि इसके बारे में क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म अगर मेरे को बनाना हो तो हो जाएगा x such that, हाँ बिल्कुल X इक्वल टू हट जाएगा। belongs to a। पहले तो ये अश्योर करना पड़ेगा अपने को कि ये रियल नंबर है, फिर एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, यस।
तो आई बिलीव कि ये सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट 2 का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोग ऑरली बता दो इसमें क्या होगा। x ग्रेटर बी देन की तरफ a, इक्वल हो जाएगा, बी की तरफ इक्वल रहेगा और ए की तरफ जस्ट ग्रेटर रहेगा, और फोर्थ में क्या होगा, ए की तरफ इक्वल होगा, बी की तरफ इक्वल जस्ट होगा b की ग्रेटर तरफ रहेगा। ग्रेटर। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि सेट बिल्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है, जो फोटोज मैंने बना रखा है, आप इन फोटोज को ढंग से दिमाग में रखिएगा, और इन फोटोज के हेल्प से ही हम लोग फ्यूचर में क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो एक बार मैं इन सारी चीजों को सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से इसको कॉपी डाउन कर लेना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है सर। ले लो तो सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब आज के क्लास के लिए इतना ही बेटा। अब हम लोग अगली क्लास मिलेंगे वेडनेसडे को, ठीक है? और तब तक आप लोग क्या है कि ये सारा चीज एक बार थोड़ा रिवाइज करके रखना, क्योंकि वेडनेसडे को हो सकता है कि अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह भी करें। ठीक है, आप लोग ये सारा रिविजन करके रखिएगा। ऑलराइट, ओके सर। ओके सर। ओके, Okay, थैंक sir. यू वेरी ओके मच। सर। अब आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। बेटा, वेलकम Bye, बेटा, sir. बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।